हेलो बच्चों, पीसीएस जे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आज हम सेशन ट्रायल के स्टेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिमिनल केस में आप जानते हैं सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है सेक्शन 154 के तहत। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेक्शन 173 में चार्जशीट सबमिट होती है। इस चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 के तहत कॉग्निजेंस लेते हैं। इस कॉग्निजेंस लेने के बाद या तो मुलजिम उनके सामने आता है अगर बेल पर है, नहीं तो बुलाया जाता है अगर जेल में है। एक इंक्वायरी करते हैं सेक्शन 209 की। इस इंक्वायरी में ये डिसाइड करते हैं कि क्या मैटर सेशन ट्राइबल है, और अगर ये फाइंडिंग देते हैं कि मैटर एक्सक्लूसिवली सेशन ट्राइबल है, तब वो मैटर को सेशन जज को कमिट कर देते हैं। सीआरपीसी के साथ जो शेड्यूल्ड है उसमें हर मैटर के लिए व्यवस्था दी गई है कि कौन सा मैटर कौन सा कोर्ट सुनेगा। जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उनको सेशन ट्रायल द्वारा सुना जाता है, सेशन कोर्ट द्वारा सुना जाता है। इसलिए मजिस्ट्रेट जब सेशन जज को कमिट कर देता है मैटर, तो उसकी सूचना सरकारी वकील को भी देता है। अब यहाँ से शुरुआत होता है ट्रायल सेक्शन 225 से। सेक्शन 225 में सरकारी वकील जो होता है, जिसको पीपी कहते हैं कुछ स्टेट में, कुछ में डीजीसी कहते हैं, वो केस को ओपन करता है। ओपन से मतलब यह है कि वो सेशन जज को बताता है कि साहब क्या केस है, कौन मुलजिम है और हमारे खिलाफ क्या, हमारे पास उसके खिलाफ केस को साबित करने के लिए क्या क्या एविडेंस है। इसके बाद सेशन जज उस फाइल को देखते हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, मुलजिम को भी सुनते हैं और पीपी को भी सुनते हैं। ये सेक्शन 226 है। और अगर ये पाते हैं कि मुलजिम के खिलाफ चार्ज लगाने लायक कोई मामला नहीं बनता, तब सेक्शन 227 में उसको डिस्चार्ज कर देंगे। और अगर डिस्चार्ज नहीं करते, यानी कि प्रामा फेसाई केस मानते हैं मुलजिम के खिलाफ, तब चार्ज फ्रेम किया जाएगा सेक्शन 228 में। 228 में चार्ज फ्रेम करने के लिए जो एविडेंस है वो केवल प्रामा फेसाई नेचर की होना पर्याप्त है, यानी कि एब्सोल्यूट एविडेंस कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये देखना होता है कि क्या प्रामा फेसाई एविडेंस मौजूद है फाइल पर। यदि हाँ, तब जो है उसके खिलाफ चार्ज बना दिया जाएगा, और यदि नहीं, नो केस इज़ मेड आउट, देन सेक्शन 227 के तहत डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है 228 में, तब नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक्यूज्ड जो है वो गिल्टी प्ली कर सकता है कि हाँ, यस आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। अगर वो ऐसा करता है, तब 229 में जज उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। गिल्टी प्ली करने के बावजूद भी सेशन जज उनको सज़ा दे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि बॉम्बे अटैक केस में भी मुलजिम ने प्लीड गिल्टी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सज़ा नहीं दी गई थी, बल्कि ट्रायल हुआ था। इस तरह से प्लीड गिल्टी पर कन्विक्शन करना और पनिशमेंट देना ये जज के विवेक पर निर्भर है। वो ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर वो सज़ा करते हैं तब मैटर द एंड, अगर नहीं करते सज़ा या मुलजिम प्लीड गिल्टी नहीं करता या इनकार कर देता है, तब नेक्स्ट स्टेप है कि सेक्शन 230 में प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए डेट फिक्स की जाती है। डेट फिक्स की जाएगी कि इस डेट्स को प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस पेश करे। यहीं से शुरुआत होती है सेशंस की। सेक्शन 309 भी अप्लाई करता है कि जो भी विटनेसेस प्रोसिक्यूशन के होंगे, जो डेट लगी है, उन सब विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी।
एविडेंस रिकॉर्ड करने का सेक्शन 231 है। 231 में प्रोसिक्यूशन के जितने भी विटनेस हैं उन सब की एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। इस एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद अगर सेशन जज यह समझते हैं कि मुलजिम के खिलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है, तब उस मुलजिम का एक्विटल कर दिया जाएगा। ये एक्विटल सेक्शन 232 के तहत होता है। और अगर एक्विटल नहीं किया जाता, यानी ये मानते हैं कि कोई एविडेंस मुलजिम के खिलाफ़ आई है, तब मुलजिम को डिफेंस करने का मौका दिया जाएगा। डिफेंस करने की व्यवस्था सेक्शन 233 में है। मुलजिम के एप्लीकेशन पर किसी विटनेस को भी तलब किया जा सकता है और विटनेस तलब करने की एप्लीकेशन खारिज भी की जा सकती है। खारिज करने की ग्राउंड यह है कि अगर विटनेस को तलब करने की एप्लीकेशन देते समय या देने के बाद जज ये महसूस करते हैं कि ये वैक्सियस है, डिलेइंग टैक्टिस है या जस्टिस को डिफीट करने वाली है, इन 3 ग्राउंड पर एप्लीकेशन खारिज भी हो सकती है। अन्यथा एक्यूज द्वारा दी गई एप्लीकेशन अलाउ करते हुए उसके विटनेसेस को समन भी किया जा सकता है। उन विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद सेक्शन आता है 234, यानी आर्गूमेंट सुना जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्लस डिफेंस काउंसिल का। आर्गूमेंट सुनने के बाद 235 में मेरिट पर जजमेंट होता है। इसमें या तो एक्विटल हो सकता है या कन्विक्शन हो सकता है। एक्विटल हुआ है, मैटर द एंड। अगर कन्विक्शन हुआ है, फिर एक नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मुलजिम को ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंड क्या दिया जाए, कितना दंड देना चाहिए, इस पॉइंट पर सुना जाएगा प्रोसिक्यूशन को भी और डिफेंस काउंसिल को भी, यानी कि डिफेंस को भी। इसको सुनने के बाद फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके बीच में एक सेक्शन 313 एंटर करता है, जो इस लगातार चेन में तो नहीं है सेशन ट्रायल की, वो जनरल प्रोविजंस हैं जो ट्रायल के, उसमें आता है सेक्शन 313, जो सेशन जज और मजिस्ट्रेट सब के लिए लागू होता है। सेक्शन 313 में मुलजिम को उसके खिलाफ आई एविडेंस बताई जाती है और ये स्टेज तब आती है जब सेशन जज सेक्शन 232 में मुलजिम को एक्विटल नहीं करता और प्रोसिक्यूशन की सारी एविडेंस 231 में लिख लेता है। उसके बाद मुलजिम को वो सब एविडेंस जो उसके खिलाफ आई है, जिसको हम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस कहते हैं, जो उसके खिलाफ यूज की जानी है, वो सब एविडेंस मुलजिम को बताई जाएगी। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि मुलजिम जवाब दे सके कि उसके खिलाफ विटनेसेस क्यों एविडेंस दे रहे हैं, क्या रीज़न है और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से 313 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद डिफेंस का ओकेजन आता है सेक्शन 233 में। डिफेंस एविडेंस तभी स्टार्ट होती है जब मुलजिम के स्टेटमेंट सेक्शन 313 में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। स्टेटमेंट के साथ वो रिटन स्टेटमेंट भी दे सकता है। अमेंडमेंट के बाद एक अमेंडमेंट हुआ है इसमें, अमेंडमेंट के बाद रिटन स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है। 313 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय पीपी और डिफेंस काउंसिल की भी मदद ली जा सकती है। वो भी क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं कि जज इन क्वेश्चंस को पूछ ले मुलजिम से। इन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करने, इन क्वेश्चन के आंसर्स रिकॉर्ड करने के बाद बहस डिफेंस एविडेंस दर्ज की जाएगी। उसके बाद आर्गूमेंट 234 और फिर जजमेंट 235। इस तरह से इन स्टेजेस से गुजरते हुए सेशन ट्रायल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे आने वाले समय में मजिस्ट्रेट ट्रायल कैसे कंप्लीट होता है। थैंक यू।